अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़कर। प्रणाम सर। मैं विकास कुमार गुप्ता, सॉरी, प्रणाम सर। मैं भारत में गांधी जी की प्रथम सफल कर्म भूमि और सत्याग्रह का प्रथम आंदोलन जहां हुआ था, मैं उस चंपारण से संबंध रखता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोठी से हुई है और मैंने अपनी उच्च स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय से हिंदी साहित्य विषय में किया। मेरा वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य है और मेरी अभिरुचियां कविता लेखन और संगीत श्रवण है। अच्छा, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण? सर पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। अच्छा, और साहित्य, हाँ जी सर। यह प्रशासन में कैसे योगदान दे सकता है? सर साहित्य प्रशासन में योगदान दे सकता है क्योंकि साहित्य को अक्सर हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। साहित्य हमें एथिक्स, नैतिकता और संवेदनशीलता दोनों देता है। साहित्य को अगर हेलो, एक मिनट। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, पेपर को क्या कहेंगे? हाँ, क्या एक बार सर फिर से बोलिएगा। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, तो फिर पेपर को क्या कहेंगे? हाँ, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। जी, मैंने समझा। फिर पेपर को क्या कहेंगे? अखबार को? अखबार सर समाज का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन साहित्य जैसे सर इतिहास को हम बोल सकते हैं कि इतिहास किसी भी समाज के जीवन का तिथि और तथ्य के साथ विश्लेषण या व्याख्या है। उसी तरह साहित्य उस समय या देश काल के मानवीय जीवन के संवेदनाओं की व्याख्या है। अच्छा, और प्रशासन और क्या कर सकता है प्रशासन में योगदान? हाँ सर, प्रशासन में सर योगदान इस वजह से हम, जैसे अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो आप सरकारी योजनाओं और अंतिम व्यक्ति तक के पुल होते हैं। अगर हम बाबा नागार्जुन के अकाल के बाद की कविता ले ले कि 4 दिन चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, इससे हमको हम भी ये समझना सकते कि अंतिम व्यक्ति, जैसे अभी कोरोना काल है, इस समय अगर या बाढ़ की विभीषिका के बाद आम जन का की क्या स्थिति है, उसके प्रति जो हमें संवेदना मिलती है, हम सरकारी योजना को उस अंतिम पुरुष तक ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात से साहित्य को अगर हम ऐतिहासिक स्वरूप से ले ले, तो अगर हम रीतिकाल के बिहारी को ले ले तो वो भी प्रशासन के उनके योगदान की इस पंक्ति को हम याद कर सकते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यह काल, अली कली शोभन जो आगे कौन हवाल, जो राजा जय सिंह को अपने कर्तव्य बोध की तरफ अग्रसर करता है। अच्छा, काव्य किसको कहते हैं? सर काव्य भाव, अगर हम सर कहें, साहित्य की वह पत्ती जिसमें भावनाओं को सौंदर्य और कलात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। कविता किसको कहते हैं? सर कविता सर भावनाओं, जब मनुष्य की भावनाएं बहुत विशेष हो तो उसका सौंदर्य पूर्वक या कलात्मक शब्द चित्र को कविता कह सकते हैं। आपने दोनों में कुछ अंतर आपको लगा, आप जो बोल रहे हैं काव्य और कविता में? सर काव्य शास्त्रीय कहिए तो सर काव्य को हम, सॉरी सर अभी नहीं सुन पा रहा फिर से। अच्छा, खंड काव्य क्या है? सर खंड काव्य हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कविता में जैसे किसी प्रबंध काव्य या महाकाव्य के किसी विशेष संदर्भ को लेकर और उसे एक मुक्त कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे महाभारत में हम जयद्रथ वध को लेकर एक अलग से जो कविता है वो खंड काव्य का उदाहरण है। आपने कहा मुक्त कविता, ये मुक्त कविता क्या होता है? मुक्त कविता सर ऐसे कह सकते हैं जैसे, एक मिनट, सर आपने शब्द इस्तेमाल, अच्छा ठीक है। खंड काव्य मुक्तक काव्य नहीं होता है। खंड काव्य मुक्तक काव्य नहीं होता है। मैं वही बोला हूँ, मुक्तक नहीं, वो अलग, मुक्त मैंने इसके लिए बोला कि वो अलग होता है, एक वो अपने आप में एक छोटी सी संपूर्ण कहानी होती है, वो पूरे काव्य से नहीं होता, किसी विशेष खंड को मुक्त रूप। अच्छा, खंड काव्य की विशेषता बताइए। सर खंड काव्य किसी महाकाव्य का एक विशेष भाग होता है, वो एक छोटी सी कहानी होती है, उसकी एक अपनी विशेष पत्ती होती है। और कोई विशेषता शिल्पगत रूप से? बाकी क्या क्या
सर शिल्पगत रूप से और कोई विशेषता? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। प्रगीत काव्य क्या होता है? सर प्रगीत काव्य उसको बोलते हैं जिसमें भाव पक्ष की विशेषता होती है, कला पक्ष की विशेषता कम होती है, अच्छा। यानी और गीतात्मक नहीं होती। प्रगीत में गीतात्मक नहीं होती गीतात्मक, है? संगीतात्मकता की कमी होती है, भावात्मक भाव की ज्यादा विशेषता होती है। अच्छा। छंद क्या है? सर छंद पद लेखन की एक शास्त्रीय विधा है जिसमें वार्णिक और मात्रिक के यति या आरोह आरोह निश्चित मात्रा के आधार पर पद लेखन किया जाता है। अच्छा। निबंध क्या है फिर? निबंध सर किसी समाज या मानव के विचारात्मक विचार का गद्यात्मक विश्लेषण निबंध बोल सकते हैं। अच्छा। संस्कृत का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? श्लोक सर। और अपभ्रंश का? अपभ्रंश का सर चौपाई। अवधि का? अवधि का भी सर चौपाई। अपभ्रंश का दोहा होता है। ब्रजभाषा का? ब्रजभाषा का? ब्रज ब्रजभाषा का सर सवैया। सवैया। अच्छा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसी जी क्या सर। विशेषता है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है? सर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने के पीछे दो चार चीजें है। जैसे पहला सर उस काल में समाज में जो सारी विविधताएं थी, बहुत सारी विविधताएं थी। एक तो विदेशी आक्रमण था, दूसरी बात आपस में ही बहुत सारे मत चले गए थे। उन सारे मतों को भक्ति काल ने एक नई रूप दिया, लोगों को भक्ति की तरफ, नवदा भक्ति की तरफ जोड़ा, जिसमें अनेक मत होते हुए भी सबके बीच समन्वय था। शास्त्रीय आधार पर भी कविताओं का लेखन ज्यादा विकसित हुआ अपने पूर्व काल से। जैसे रासो और सिद्ध साहित्य में को से यह पूरी तरह से शास्त्रीय विद्या में और अग्रसर, भाषाई रूप से भी शुद्ध था, और ब्रज और अवधी भाषा का इसमें ज्यादा उपयोग किया गया था। अच्छा। छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। इसकी क्या विशेषता है? सर इसके पीछे क्या कारण है? छायावाद को आधुनिक काव्य का स्वर्ण काल कहने के पीछे कई कारण। जैसे सर ये एक सबसे बड़ी बात थी, इसमें भाव पक्ष भी था और कला पक्ष भी था। भाव पक्ष में प्रकृति प्रेम भी था, प्रिय प्रेम भी था, देश प्रेम का भी इसमें था, और फिर मानवीकरण, अलंकार सबका इस्तेमाल था। खड़ी बोली की प्रयोग भी अच्छे ढंग से हुई थी। और इसलिए छायावाद विदेश, लोग बोलते हैं कि छायावाद विदेश के रोमांटिज्म से प्रभावित था, लेकिन यहाँ के भारतीय साहित्य के छायावाद में सिर्फ रोमांटिज्म नहीं था, यहाँ देशभक्ति भी थी। यह सिर्फ देशभक्ति भी थे, प्रकृति प्रेम था। तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर? सर जैसे तुलसी सगुन पद के थे और कबीर निर्गुण पद के थे। तुलसी के राम सगुन है, कबीर के राम निर्गुण है। तुलसी के राम अवतार है, कबीर के राम तात परम ब्रह्म है। और तुलसी भक्ति मार्ग के हैं तो कबीर के साथ। लोक रंजन और लोक मंगल में क्या अंतर है? जी सर, तुलसी के राम लोक मंगल है क्योंकि वो समन्वय करते हैं। जैसे शैव मत है और वैष्णव मत है। राम के शिवद्रोही मम वाला जो श्लोक है उसके द्वारा शैव और वैष्णव में समन्वय लाते हैं, जो लोक मंगल का कार्य करता है। और कबीर का लोक रंजन जो सुधार का काम करता है। कबीर का लोक रंजन कन्फर्म है आप? नहीं सर, कबीर का क्या नहीं सर, लोक रंजन सर कृष्ण भक्ति हो गई सर। सूरदास के कृष्ण लोक रंजन है जो ईश्वरीय पक्ष के रूप में है। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि आप किनको कहेंगे? सर आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि सर किसी काल के दो चार, सर सर्वश्रेष्ठ की बात तो नहीं, लेकिन चंद्र वरदाई, जायसी, अमीर खुसरो का नाम मैं लेना चाहूंगा सर। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी?
सर बिहार प्रशासनिक सेवा, फिर बिहार राजस्व सेवा, फिर बिहार पुलिस सेवा। तो बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की बताइए तो। सर आवाज नहीं आ रही। बिहार प्रशासनिक सेवा का पद सोपान बताइए। सर प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा सर, आवाज कट जा रही। बबलू सर। हेलो, हाँ जी सर। आवाज जा रही है विकास जी? हाँ जी सर। अच्छा, ये लोक कवि और जन कवि में कोई अंतर है क्या? लोक कवि और जन कवि में अभी तो रिकॉल है, जैसे बाबा नागार्जुन खुद तो जन कवि कहते हैं, जन की आवाज कहते हैं, और तुलसीदास को हम सर लोक कवि कह सकते हैं क्योंकि वो लोक की बात करते हैं। इससे ज्यादा अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। नागार्जुन को जन कवि क्यों कहते हैं? नागार्जुन को जन कवि इसलिए कहते हैं कि बाबा नागार्जुन खुद कहते हैं कि वो किसी विशेष बंधन में नहीं बनना चाहते, हमेशा जनता की आवाज बनना चाहते हैं। वो सियासत के बारे में जब वो जनता का पक्ष नहीं लेते उसके बारे में भी बोलते हैं और जनता अच्छा, की आवाज उठाते हैं। उन्होंने किन किन भाषाओं में अपनी रचनाएं की थी नागार्जुन ने? बाबा नागार्जुन अभी तो सर बहुत ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी और शायद मैथिली। वैसे वो संस्कृत में भी हाँ उन्होंने संस्कृत रचनाएं में। की थी। जी जी। किस नाम से वो संस्कृत में रचनाएं करते थे अपनी? सर सवाल सुनाई नहीं दिया सर। नागार्जुन अपनी रचनाएं संस्कृत में किस नाम से करते थे? सर अभी रिकॉल नहीं, लिख ली, वो अपने यात्रा संस्मरण यात्री नाम से करते थे सर। अच्छा, आपने नवधा भक्ति की चर्चा की, ये नवधा भक्ति क्या होती है? सर भक्ति काल में भक्ति को 9 स्वरूपों में बांटा गया था, उसमें से जैसे कुछ उदाहरण सर दास भक्ति, सखा भक्ति, प्रेम भक्ति, इस तरह से भक्ति को कई रूपों नहीं, में बांटा गया था। अगर नवधा भक्ति है और तो उसमें 9 प्रकार के भक्ति होंगे। हाँ जी सर। तो आपको याद होना चाहिए, बताइए उनको। अभी तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ही रिकॉल कर रहा हूँ सर, जैसे दास से भक्ति, सखा भाव। अच्छा, तुलसी का दास भक्ति आप कोई पद बताइए। सर फिर से। तुलसी के दास भक्ति का कोई पद सुनाइए तो। तुलसी जैसे सर कोई है वही जो राम रचि राखा में वो अपनी पूरी चीज राम पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वो उनके दास से भाव को दर्शाता है। कोई पद सुनाइए। पद में सर क्या दास से भक्ति से संबंधित? हाँ हाँ हाँ। दास से भाव से संबंधित कोई पद अभी सर रिकॉल नहीं कर। अच्छा विकास जी, बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की पूछ रहे थे, बताइए। बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की सर? हाँ सर, सबसे ऊपर तो शायद सर एसडीएम सर, उसके बाद सर प्रशाखा अधिकारी, एसडीएम है, उसके बाद आवर निबंधक। एसडीएम आपके हाँ सबसे ऊपर एसडीएम है। यस सर शायद, लेकिन अभी। अच्छा, एसडीओ एसडीएम अंतर बताइए। एसडीओ और एसडीएम में अंतर बताइए। सर एसडीएम एसडीओ से ऊपर का पद होता है। दोनों में अंतर बताइए, क्या अंतर है? सर अभी रिकॉल नहीं कर। सर पीडीएस में बहुत समस्या आ रहा है। पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जी सर बहुत लीकेज की समस्या है। किस चीज की सर? भ्रष्टाचार की समस्या है।
जी सर। एज ए एसडीओ आप इस समस्या का हल कैसे निकालिएगा? सर सबसे पहले तो सर इसमें ऐसे एसडीओ में इसमें सबसे पहले सर राशन कार्ड की जो पारदर्शिता है उसको सही करना होगा। ठीक है, जैसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट टाइप जो चीजें हैं वैसे आहार वितरण को आधार कार्ड या इस तरह के चीजों के साथ जोड़ना होगा। ये सब तो जुड़ ही और रहा लोग, है, हाँ सर। ये सब तो जुड़ ही रहा है, फिर भी तो लीकेज है ही। कैसे करिएगा वो बताइए। सर वो जन वितरण प्रणाली का सही से प्रबंधन करना होगा, हमेशा निरीक्षण और उस हमेशा ऑडिट उसके सही ढंग से हो। अगर हमेशा जो भी लोगों राशन कार्ड पे जो नाम है उनका सही से जांच प्रणाली बैठे, निरीक्षण होता रहे, तो ये हो सकता है। क्योंकि फिर उसके बाद जो जन वितरण प्रणाली से जुड़े लोग हैं तो ये वो सब भी अभी नहीं हो अपने रहा कार्य है? के प्रति हमेशा अवेयर। तो अभी तक ये सर सब हो रहा है सर, कार्य सर हमेशा कभी भी प्रशासन या किसी में हमेशा कार्य होता रहता है, पर उसको और ज्यादा गतिशील और सकारात्मक रूप देने की हमेशा कोशिश होती रहनी चाहिए। जो कार्य जो हमें हर निचले से निचले व्यक्ति तक कर्तव्य बोध को जागृत करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 हाँ जी। जी सर। 2013 सॉरी, सुने हैं? यह सर नाम तो मैंने सुना तो है। बताइए क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सर समस्त बीपीएल धारियों को अनाज खाद्यान्न पहुंचाने और खाद्यान्न सुरक्षा को निर्धारित करने की बात है। इससे ज्यादा सर रिकॉल नहीं कर सिर्फ पाया। बीपीएल को ही है? मेरे ध्यान से तो ये सर, लेकिन और राशन कार्ड धारियों को भी। एपीएल भी शामिल है इसमें? हाँ ये सर राशन कार्ड धारी। बबलू सर, हाँ विकास जी। जी सर। विकास जी, जी सर। आप जी बताएं कि साहित्य क्या होता है? सर साहित्य, सर साहित्य को हम किसी समाज का दर्पण बोलते हैं। जैसे इतिहास किसी खास समय या काल का तिथि और तथ्य के साथ विवरण है, तो समाज उसी मानवीय जीवन और सामाजिक जीवन के भावनाओं का विवरण है। तो इतिहास को हम साहित्य क्यों नहीं बोलते हैं? सर इतिहास फैक्ट है, पर साहित्य सर आदर्शवाद यथार्थवाद यथार्थ को आदर्शवाद के साथ जोड़ता है। साहित्य समाज से ही निकलता है, पर वो पूर्ण सत्य न होकर समाज के आदर्श की कहानी हो सकती है, पर इतिहास पूर्ण रूप से फैक्ट होता है। आपके सबसे तो प्रिय इतिहास कवि भी कौन? तो समाज से ही निकलता है ना, और उसमें भी तो फैक्ट्स ही होते हैं। क्या सर? सर फिर से सॉरी सर, सवाल सुन नहीं पाया सर, फिर से। साहित्य की ऐसी विशेषता बताएं, जी सर। जैसे हम बहुत सारे विषय में पढ़ते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। जी आखिर जी साहित्य की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को साहित्य नहीं कहते हैं? सर देख, ज्योग्राफी है या इतिहास है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो पूर्ण रूप से फैक्ट पे होता है। उसमें आप किसी को आप जानकारी दे सकते हैं पर संदेश नहीं दे सकते हैं। साहित्य जानकारी से ज्यादा संदेश देता है। आपने आपको आपको सिर्फ आप अपने अगल बगल के बारे में जागरूक ही नहीं करता है, आप में अधिक मानवीय संवेदना और जागरूकता बढ़ाता है कि आप एक और अच्छा जीवन या उसके प्रति कैसे जी सकते हैं मानवीय स्वरूप से। बाकी अच्छे जीवन के लिए तो ज्योग्राफी और विज्ञान सब बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके सबसे प्रिय अभी कवि भी कौन आपका है? उत्तर सटीक नहीं है, काम चलाओ बात कर रहे हैं आप। चलिए, आपकी सबसे प्रिय कवि कौन है? आपके सबसे सर प्रिय कवि कौन है? सर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जी सर। क्या उनमें आपको अच्छा लगा? सर रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं मुझे इसलिए प्रेरित ज्यादा करती है और रामधारी सिंह दिनकर मुझे इसलिए प्रिय है
क्योंकि उनकी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं है, जीवन के प्रेरक गीत हैं। आप जीवन के किसी भी द्वंद में फंसे हो, अब वो आपको एक कर्म योग क्रिया या जागरूकता के जैसे, अगर आप किसी द्वंद में हो कि आपसे यह कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो रश्मिरथ की यह पंक्तियां, खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाओ, खर मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह आपने उस कार्य के करने के प्रति आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप कार्य शुरू करने के बाद अगर द्वंद में है कि मैं पूर्ण रूप से नहीं, तो यो आपने ये पंक्तियां कि जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार का, ये आपको हर द्वंद से मुक्त करता है। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रोमांटिकता और रसवादिता पर किस कवि का प्रभाव है? वो भारत भारती रचना से शायद, सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से प्रभावित है। और उर्वशी के बारे में बताइए जरा। सर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जो उर्वशी और परशुरावा के प्रेम की कहानी है, जिसमें उर्वशी देवलोक से है और परशुरावा पृथ्वी से है। वहां परशुरावा संदेश क्या है? उर्वशी का संदेश क्या है? मूल संदेश क्या है? उर्वशी का मूल संदेश, जैसे आपके जिले की पूर्वी चंपारण की विशेषता बताइए, 3 जो इसे अन्य जिलों से अलग करता। सर पूर्वी चंपारण की 3 विशेषता को अगर ले लें तो सर सबसे पहली विशेषता में ये ले लें कि वहां के शहर के वो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जिससे वो नेपाल के साथ होने व्यापारों का मुख्य हब बन सकता है, पर अभी तक इस पे बहुत अच्छा कार्य कर। दूसरा अगर ले तो मेहसी और ये बटन उद्योग और लीची के लिए महत्वपूर्ण है, जो फूड प्रोसेसिंग का कार्य बन सकता है। और दूसरा शहर के बीचों बीच में मोती झील है, अगर उसका सौंदर्यीकरण किया जाए तो पर्यटन का मुख्य केंद्र हो सकता है। अन्य विशेषताओं में सर सोमेश्वर मंदिर, मोती झील पर बिहार सरकार की कोई योजना कार्यान्वित हो रही है? सर सौंदर्यीकरण योजना आई तो है, पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है, पर उसकी गति अभी बहुत धीमी है। नहीं, कोई नई योजना वहां पे कार्यान्वित हो रही है? मोती झील पे पुल निर्माण हो रहा है सर। जल जीवन हरियाली योजना क्रियान्वयन हो रहा है मोती झील पर। ठीक है। महात्मा गांधी जब चंपारण को छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने कार्यालय का कार्यभार मोतिहारी के ही एक व्यक्ति को दिया, उनका नाम बताएंगे आप? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप बोले तो एक गेस कीजिए। रामचंद्र शुक्ल? नहीं। आप पूर्वी चंपारण की समस्या क्या देखते हैं? 3 मुख्य समस्या। सर सबसे पहले नेपाल से जुड़े होने का, कोसी बांध से नजदीक होने का बाढ़ की समस्या है। दूसरी अशिक्षा है, क्योंकि उसमें महिला लिटरेसी में बिहार के सबसे निम्न जिलों में आता है। और उद्योग की कमी है, और जिसका पलायन भी बहुत है। महिलाओं की अशिक्षा रेट कितनी है वहां? अशिक्षा आपने कहा, तो साक्षरता दर कितनी है? सर वो लगभग 47% के करीब, 47 या 57% के करीब, पूरी तरह से कंफर्म। 47 से 57। चलिए अब इंटरव्यू खत्म करते हैं आपका। पहले आप बताएं आपको कैसा फील हुआ, फिर हम आपको फीडबैक देंगे। सर पहला मॉक था, इसलिए थोड़ी सकपकाहट थी, इसलिए बहुत सारी चीजें जो ध्यान में था वो भी नहीं हो पाया। दूसरी बात, थोड़ा सा अवेयर होना है, वो पदों की हायरार्की या बिहार से संबंधित सवाल है, उनके प्रति थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होना है। हिंदी साहित्य पे काम तो करते रहना, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा कार्य करते रहना पड़ता है। देखिए 2 चीज, पहले तो आपके अपीयरेंस में पहले बात कर ले, फिर फैक्ट्स पर बात करेंगे। पहला, थोड़ा फास्ट बोलते हैं आप, जी ठीक है? और वो फास्ट नहीं बोलेंगे आप, उसको आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा उसको
स्लो होना चाहिए, हाँ सर, फास्ट उसी के ज्यादा लिए बोलते तो। हैं, ठीक है। और दूसरा, क्वेश्चन को सुनिए पूरा। आप शब्दों को सुनते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, वो उससे क्या होगा कि एक तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो आपकी समझ विकसित नहीं होगी, तो आपकी गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को जब भी पूछा जाए बोर्ड में तो 10 से 15 सेकंड का पॉज लेंगे, आप उस क्वेश्चन को समझेंगे और तब ठीक से सिंक्रोनाइज करके उसको आंसर आप देंगे, ठीक है। दूसरा, फास्ट नहीं बोलेंगे, और ये अभ्यास में होगा, मैं जानता हूं ये आपके अभ्यास में होगा फास्ट बोलना, लेकिन बहुत कुछ चेंज नहीं होगा। फिर भी आप प्रश्नों का उत्तर लिख करके ऐनक के सामने में उसको स्लो स्लो बोलने का कोशिश करें, जो आपको बेहतर होगा। तीसरा, आप बार बार याद करने के क्रम में ऊपर देखते हैं, ठीक है, ये वहां भी आपकी आदत हो जाएगी। वो चीज आपको नहीं करना है, जो आता है आप बताएं, नहीं तो सॉरी सर करके पोलाइटली आप चले जाएं। ऐसे करके सोचेंगे तो इंप्रेशन बहुत खराब हो जाएगा। तो 3 चीज आप इस चीज को ध्यान में, ठीक है। और हाथ उत भी काफी चलता है, वो भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। उस सब चीज पर ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ रहते तो हम बहुत सारा चीज आपको ठीक कर देते, लेकिन वो भी चल रहा है, वो चीज नहीं, एकदम स्थिर होना चाहिए, ठीक है। और रहा सब्जेक्ट की बात, तो हिंदी साहित्य में जब आपका ऑप्शनल है, आपका ग्रेजुएशन है, तो इसका जो आंसर जो भी दिया जाए, जो भी क्वेश्चन पूछे, उसका एक संतुलित आंसर आपका तैयार होना चाहिए। उसमें ये आओ या कुछ जोड़ सार करके ऐसा लग रहा था कि आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने में क्या होता है कि बहुत अच्छा आंसर नहीं आता है ना। तो जो परिभाषित शब्द है हमारे द्वारा ग्रुप में भी भेजा गया है, नोट्स इसका देखा है आपने? जी सर। है? जी सर। हिंदी का नोट्स भेजा गया है। हाँ सर, देखा है। उसको आप देखिए, परिभाषित शब्दों को, ठीक है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण कह देने से नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारा चीज उसको आप बता रहे हैं, लेकिन सुसंगठित रूप से एक जगह होना चाहिए। एक परिभाषा आप बार बार बना के लिखें। दूसरा, जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसका एकदम सेम आंसर होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि वहां से शिल्पगत और भावगत, ठीक है, या कथ्य, शिल्पगत और कथ्यगत दोनों दृष्टिकोण से जितनी उत्कृष्टता भक्ति काल में देखी गई है, उतनी उत्कृष्टता न तो उससे पहले देखी गई